नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा। आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसी का दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये वाला। इन दोनों ही पाठों को लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने। दरअसल ये कोई पाठ नहीं था और न ही किसी चैप्टर के लिए इन्होंने लिखा था। ये एक भाषण लिखा था जिसको लाहौर के अंदर 1936 में बोलना था। किन्हीं कारणों के चलते ये अध्यक्षीय भाषण नहीं हो सका, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर ये भाषण हो गया तो हो सकता है कि समाज के अंदर ज्वलंत भावनाएं पैदा हो सके। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा के पोषक लोगों की प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा जो हिंदू, खासकर भारत के अंदर हिंदू धर्म में व्याप्त है, वो कैसे लोगों का शोषण करती है, कैसे लोगों को उनकी आर्थिक उन्नति करने से रोकती है, कैसे लोग अपने मनमाने कार्य करने से वंचित रह जाते हैं, और जब उनको मनपसंद कार्य नहीं मिलता है तो वो काम चोरी करने लगते हैं, अपना दैनिक दिनचर्या भी नहीं चला पाते हैं। ऐसे में समाज के अंदर एक अराजकता का माहौल बन जाता है। दूसरा भाग है आदर्श समाज का। फिर भीमराव अंबेडकर साहब बोलते हैं कि अगर मेरे को ये समाज खराब लगता है तो मेरा आदर्श समाज कौन सा होगा, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो आइए पाठ को बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। देखिए यहां शुरू किया कि प्राचीन काल में, पहले हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आखिरकार जाति प्रथा है क्या। तो प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था, और प्रत्येक वर्ग के लिए कुछ निश्चित कार्य निर्धारित किए गए थे। जैसे ब्राह्मण का कार्य था कर्मकांड व वेद पुराण आदि का अध्ययन करना, क्षत्रिय का कार्य था देश रक्षा, वैश्य का वर्ग का कार्य था व्यवसाय करना, और शूद्र वर्ग का कार्य साफ सफाई करना था। और मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग इसको जानते हैं, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। उस समय समाज में जातिवाद पूरी तरह से हावी था। हालांकि आज भी जातिवाद समाज में कहीं कहीं पूरी तरह से हावी है। आए दिन हम सोशल मीडिया पर वीडियोस के द्वारा हम देख सकते हैं कि कैसे लोगों को उनको दलित जात होने की वजह से बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं कि सभी लोगों को अपनी जाति के हिसाब से ही समाज में निश्चित कार्य करने पड़ते थे। हालांकि ऐसा अब देखने को नहीं मिलता है। पहले निश्चित था कि ब्राह्मण ये कार्य करेगा, वैश्य ये कार्य करेगा, शूद्र ये कार्य करेगा और क्षत्रिय ये कार्य करेगा। इसके अलावा अगर उसके अंदर मान लीजिए कोई दलित है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो किताबें पढ़ सकता है, वो अध्ययन कर सकता है, बावजूद उसको ये कार्य नहीं करने दिया जाता था। आगे है ब्राह्मण वर्ग को समाज में सबसे ऊंची जाति और शूद्र वर्ग को सबसे नीची जाति माना जाता था। आजादी के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया। आज हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति अपनी मनपसंद की शिक्षा ग्रहण करके अपने कार्य या पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र है और वह अपनी रुचि के अनुसार अपना कार्य क्षेत्र भी चुन सकता है और चुन भी रहा है। ठीक है, आगे है, अब पाठ की बात शुरू करते हैं कि आखिरकार अध्याय में भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद का समर्थन विभिन्न तर्कों के आधार पर करने वालों की कोई कमी नहीं है। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन, कार्य विभाजन या कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कोई भी कार्य करने के लिए आज क्लासिफिकेशंस की जरूरत है कि ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे, और ये मैं मानता हूं कि जरूरी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है कि जब जाति के आधार पर हम कार्यों को वर्गीकरण कर देंगे। ये तो निश्चित है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो डीएम बनेगा, और जो कम पढ़ा लिखा है वो सफाई कर्मचारी बनेगा, और ये क्लासिफिकेशन होना भी चाहिए, यही भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि डीएम सिर्फ ब्राह्मण बनेगा और निचली जाति का व्यक्ति क्या बनेगा, दलित क्या बनेगा, सफाई कर्मचारी बनेगा। ये बात कतई भी सही नहीं है, और ये समाज में एक अराजकता पैदा करती है। अब यहाँ कहते हैं लेकिन देखा जाए तो जाति प्रथा श्रम विभाजन, काम का बंटवारा के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी कि लोगों के बंटवारे का भी काम करती है। जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि जाति प्रथा सिर्फ न श्रम विभाजन तो करती है, लेकिन गलत तब हो जाती है जब ये लोगों का विभाजन कर देती है। लोग कहते हैं कि ये करने वाले शूद्र लोग हैं, ये करने वाले लोग ब्राह्मण हैं, तो यहाँ पर एक बंटवारा हो जाता है, यानी कि लोगों को बंटवारा हो जाता है। समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन यह श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि और उसकी कार्यकुशलता व निपुणता के आधार पर होना चाहिए। ये समझ में आया हुआ, सरल है।
भारतीय समाज की जाति प्रथा की यह विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि पहले से ही विभाजित वर्गों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। लोगों की मतलब क्या कैपेसिटी है, वो लोग जिसमें रुचि रखते हैं, इसके आधार पर कार्य का विभाजन नहीं किया जाता है। उस समय जब 1936 में ये भाषण बोलने वाले थे, उस समय लिखा हुआ है। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जो हमारा देश है, हमारा समाज है, यहाँ पर कार्य का विभाजन जाति के आधार पर होता है, बल्कि लोगों की आवश्यकता और लोगों की क्या कैपेसिटी है उसके आधार पर श्रम का विभाजन नहीं होता। यही समाज के अंदर खामी है। आगे बोलते हैं, जैसे ब्राह्मण का बेटा है वो वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा, क्षत्रिय का बेटा रक्षा करने का कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहार का ही कार्य करेगा, भले उसमें उसकी रुचि हो या ना हो। इस तरह से व्यवस्था विश्व के किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती है, सिवाय भारतीय समाज की। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी देते हैं तो यह स्वाभाविक और उचित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि यानी कि इच्छा अनुसार के हिसाब से नहीं होती। इसमें व्यक्ति किसी जाति या वर्ग में जन्म लेता है तो उसे उसी अनुसार कार्य करना होता है, भले फिर वह उसकी रुचि का कार्य हो या ना हो। और यह सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म से पहले यानी कि गर्भ से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा। यही जात प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की कार्य जन्म से पहले निर्धारित कर दिया जाता है। अगर नीची जाति का व्यक्ति है तो लोग कह देते हैं कि इसे तो सफाई करना है। अगर ऊंची जाति का व्यक्ति है तो लोग कह देते हैं कि ये पढ़ेगा लिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, कोई बालक है, जन्म से पहले अगर वो विकलांग पैदा होता है और वो दलित जात में, तो क्या वो सफाई कर लेगा? अगर उसकी बुद्धि सही है तो हो सकता है कि वो अध्ययन करके कुछ बड़ा पद हासिल कर ले। लेकिन उस समय समाज में ऐसा नहीं था। चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो कार्य कर सके या ना कर सके, लेकिन उसका कार्य पहले से ही निर्धारित रहता था। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि ये सरासर गलत है, ये लोगों के साथ भेदभाव है, दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। आगे कहते हैं, जबकि व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ब्राह्मण पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहे तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दिस इज अ प्लस पॉइंट। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा चाहे कि मैं सैनिक बनूं, अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा चाहे मैं स्वीपर बनूं, तो उसको बनने दीजिए। जरूरी नहीं वो कर्मकांड या भागवत पुराण ही पढ़े। यही भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार कार्य या पेशा चुनने की अनुमति होनी चाहिए। आगे कहते हैं, यानी व्यक्ति को अपनी रुचि व क्षमता के हिसाब से अपना कार्य चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तभी देश को कार्यकुशल व क्षमतावान व्यक्ति मिल सकेंगे जो समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। जब लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य मिलेगा, जब एक दलित जो पढ़ाई में अच्छा है, निपुण है, उसको अगर उसके अनुसार पढ़ने का कार्य मिल जाएगा तो वो बहुत देश के लिए आगे तक बहुत कुछ कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिलेगा तो शायद वो काम चोरी ही करेगा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं होगी, जिससे कि देश में एक अराजकता का माहौल हमेशा बना रहेगा। आगे कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी यहाँ पर जाति प्रथा के दोष बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के पेशे यानी कि कार्यक्षेत्र को पहले से ही निर्धारित तो करती ही है, साथ ही साथ वह मनुष्य को जीवन भर उसी पेशे में बंधे रहने को मजबूर भी करती है। चलो मान लेते हैं कि जन्म के समय उसे कार्य वो मिल गया, लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब उसी कार्य को उसे पूरी जिंदगी भर करना पड़ता है। वो उस कार्य में निपुण हो या ना हो, मजबूरी में उसे उस कार्य को करना ही पड़ता है जिस जात में उसने जन्म ले लिया है। भले ही व्यक्ति को उस कार्य करने में रुचि हो या ना हो, या फिर उस पेशे कार्य को कमाई हो, उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो या ना हो, यहाँ तक कि उसके भूखे मरने की नौबत भी आ जाए, वह अपना देश पेशा नहीं बदल सकता। ये समाज की व्यवस्था इतनी खराब और इतनी खतरनाक है कि लोग चाहे मरने लगे, सामने तड़प तड़प कर मरने लगे, बावजूद उसके उनको अपना पेशा बदलने की कोई भी अनुमति नहीं है। आगे कहते हैं, जब आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में इंसान को अपना पेशा या कार्यक्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना कार्यक्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही, सीधी सी बात है। आगे बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो,
भले ही वह उस कार्य को करने में कितना ही निपुण और पारंगत क्यों ना हो। हालांकि आज के समाज में देखें तो ये चीज बोल सकते हैं कि निराधारित साबित होती है, क्योंकि आज हमारे पास राइट्स हैं, आज हमारे पास संविधान है, आज हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनको प्रयोग करके हम ऐसी बंधन में तो नहीं बनेंगे। बहुत सी जगह पर भेदभाव देखने को मिलता है, लेकिन आज समाज इतना ज़्यादा हमें कंप्रेस नहीं कर सकता कि हम अपना पेशा ना बदल सकें। अगर आज हमें पढ़ने में अच्छे हैं तो हम एग्जाम्स दे सकते हैं, एजुकेशन आगे कर सकते हैं। हमें कोई भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कंप्रेस करके वही कार्य करने को मजबूर करे जिस जात में हमें जन्म लिया है। ये सब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बड़े बड़े नेताओं की देन है, जिन्होंने हमारे परेशानियों को समझा, जिन्होंने देखा कि लोगों को वास्तव में दबाया जा रहा है। आज उन्हीं सब बातों, ये 1936 की बात है। उसके बाद हमारे पास संविधान आया, हमें बहुत सारे राइट्स मिले। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न देखकर जात प्रथा भारत में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निभाती है। ये पॉइंट भी याद रखने की बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज कंपलसरी कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। जात प्रथा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण था उस समय, आज भी है। श्रम विभाजन की दृष्टि से जात प्रथा में कई दोष हैं, क्योंकि जात प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं व व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व भी नहीं होता है। हर जाति या वर्ग के लोगों को उसके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या पैतृक कार्य में कोई रुचि नहीं होती है, फिर भी उन्हें वो कार्य करने पड़ते हैं। जाति प्रथा का एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उनके लिए पहले से ही निश्चित है। बच्चा नहीं चाहता, उसके बावजूद भी उसको उसके पिता का कार्य करना पड़ता है। लोहार के बेटे को लोहार बनना पड़ता है, स्वीपर के बेटे को स्वीपर बनना पड़ता है। ये सब जाति प्रथा का कंसेप्ट था, जाति प्रथा का कंसेप्ट है। लेकिन हमें संविधान इन सारे हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जो कि ऐसे दुराचार वाले नियमों से हम बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत कार्य को करता है, तो वह उस कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करने के बजाय सिर्फ टालमटोल ही करता है। और जब व्यक्ति किसी कार्य को अधूरे मन से करेगा, तो वह उस कार्य में कुशलता या निपुणता कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का मन नहीं लगता है, तो वो उससे पूरी शिद्दत के साथ कार्य नहीं करेगा। और एक ऐसा कार्य जो पूरी शिद्दत से नहीं करेगा, मान लीजिए कोई सैनिक है और वो कैसे भी सेना में भर्ती हो गया और जबरन उस पर कार्य करवाया जा रहा है, उसका इच्छा नहीं करती है कि मैं यह कार्य करूं, तो क्या लगता है कि आपको देश की रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। बिल्कुल उसी प्रकार समझिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो वो कामचोरी करता है, उससे देश का विकास नहीं होता है, उससे देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। आगे है, अतः इस बात से यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के आर्थिक पहलू के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। बेमन से किया गया कार्य में व्यक्ति की कभी उन्नति नहीं कर सकता है। तो कहते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है, तो हो सकता है उसके कारण उसका जाति प्रथा उसके पीछे एक कारण हो। और ये चैप्टर का था अंत, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का, कैसे उन्होंने बताया कि जाति प्रथा समाज के लिए कितनी खराब है। क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियो डालने वाला हूं। अब दूसरी बात में बोला है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसमें बताया है कि अगर मेरे को ये समाज अच्छा नहीं लग रहा है, इस समाज में यानी कि जो जाति प्रथा वाला समाज है, अगर वो समाज अच्छा नहीं है, तो फिर कौन सा समाज अच्छा है। तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। इस चीज को आप याद रखिए। 3 शब्दों के ऊपर ये वाला पार्ट पूरा घूम रहा है। वो है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता इक्वलिटी, और भाईचारे बंधुत्व की भावना जिसको बोलते हैं, जो कि फ्रांसीसी क्रांति अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है। और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता तो होनी ही चाहिए कि समाज में समय के साथ कुछ परिवर्तन आसानी से किए जा सकें और जनहित में लिए गए फैसलों का लाभ
उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के हर व्यक्ति को एक समान रूप से मिल सकें, जिससे समाज के सभी लोग उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज में 3 चीजें तो होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे। अगर इस देश के अंदर कोई नियम बनता है तो वो नियम हर एक अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी, उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग, हर व्यक्ति के पास बराबर 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 हिस्से में बंटना चाहिए। इसे कहते हैं हम समानता। हर देश के अंदर कुछ परिवर्तन, हर समाज के अंदर कुछ परिवर्तन करने की शक्तियां होनी चाहिए। वो आवश्यकता के अनुसार हमें हमारे समाज में क्या परिवर्तन करने चाहिए, ये हमें जानकारी होना चाहिए। आगे कहते हैं समाज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, वो समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं कि ऐसा समाज जहाँ पर लोग एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, उस समाज की एक्चुअल में डेवलपमेंट होता है। आगे कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। जो बंधुत्व की भावना है वो दूध और पानी की तरह एकदम मिले होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा हो जाता है, फिर उसे दूध से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह समाज में भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो, वही सही अर्थों में लोकतंत्र है। दरअसल जो डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र है, वो कोई शासन की व्यवस्था, एक कागजों पे लिखी हुई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा समाज जहाँ पर भेदभाव ना हो, ये एक ऐसा समाज जहाँ पर समानता हो, जिस समाज में कोई भी भेदभाव ना हो, जिस समाज के लोग ऐसे भाईचारे से रह रहे हो कि जैसे दूध और पानी आपस में मिक्स रहा हो, ना उसमें कोई जाति प्रथा हो, ना उसमें कोई धर्म वगैरह हो, उसको सही मायनों में लोकतंत्र कहते हैं। यह है लोकतंत्र की परिभाषा। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, आप उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय चुनने की आज़ादी हो, वही लोकतंत्र है। अगर हिंदी में आई आपको लोकतंत्र परिभाषा लिखने के लिए इस चैप्टर से, तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई लोगों की सरकार। दैट्स नॉट फाइन। यहाँ पर आप लिख देना भीमराव अम्बेडकर ने क्या परिभाषा दी है, एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे, अपने साथियों का सम्मान करें, श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय चुनने की आजादी हो। यहाँ पर मुख्य बात आ रही है व्यवसाय चुनने की आजादी हो, यानी कि जाति प्रथा का वो खात्मा करना चाहते हैं। इस चीज को समझिए। लेखक पूछते हैं कि जब कहीं भी आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता हमें मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद का कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती। हालांकि कुछ जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान भी लेंगी, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेखक कहते हैं कि इस समाज के अंदर जो हमारा देश है, हर व्यक्ति हर तरह की स्वतंत्रता देने को तैयार है, लेकिन मात्र एक स्वतंत्रता देना नहीं चाहता है, वो है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। हमें जबरन एक ही व्यवसाय में क्यों लोग बांधना चाहते हैं। इसके बाद लेखक कहते हैं इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि दास्ता यानी कि गुलामी, जकड़ कर रखना यानी लोगों को गुलाम बनाए रखना। लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो हमेशा निम्न वर्ग के लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हमें व्यवसाय चुनने की आज़ादी नहीं देते। आगे लेखक कहते हैं कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता है। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यह भी एक तरह की दास्ता ही है। और जाति प्रथा में लोगों का अक्सर अपनी इच्छा के विरुद्ध लोगों द्वारा बनाए हुए कानूनों को मानना ही पड़ता है। लेखक कहते हैं कि ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, तो लोग लेखक कहते हैं कि पराधीनता सिर्फ ये नहीं है कि कोई कानून आकर आप पे थोप दे, कोई विदेशी आए और आप पर कानून थोप दे, उसी को सिर्फ दास्ता नहीं कहते हैं। दास्ता उसे भी कहते हैं जब कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति को दबाव में रखकर उसके जबरन कार्य करवाता है, न चाहते हुए भी उसको कार्य करना पड़ता है। एक ऐसी स्थिति को दास्ता कहते हैं। दास्ता क्या होती है? गुलामी। आगे कहते हैं क्योंकि जात प्रथा वाले समाज में विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। एक व्यक्ति को अपने जन्म से पूर्व निर्धारित कार्यों को ही अनिच्छा से जीवन भर कार्य करना पड़ता है, चाहे वह उसके लिए सही हो या ना हो।
जो हमने कि पहले ही समझा रखा है। लेखक कहते हैं कि इसी तरह समाज में समानता का अधिकार भी होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए यह भी कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका यह तर्क थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य तीन बातों पर हमेशा समान नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग, मतलब किसी जाति, सब जातियां बराबर नहीं हो सकती हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर जैसे दूसरे मानव में कहते हैं कि मैं मानता हूं कि सभी लोग बराबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो तीन बातों में कभी बराबर नहीं हो सकते। वो तीन बातें क्या हैं? वो तीन बातें हैं, एक तो शारीरिक, फर्स्ट चीज है शारीरिक, वंश परंपरा, शारीरिक रंग रूप आकृति और जन्म के आधार पर, यानी कि वह किस धर्म या जात में, लिंग में, जाति में जन्म लेता है, ये उसके अपने हाथ में नहीं है। ये एक ईश्वर की देन है कि कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई व्यक्ति लड़का है, कोई व्यक्ति लड़की है। वो क्या है जन्म से पहले, वो शारीरिक रूप से क्या है, इसमें हर कोई व्यक्ति समान नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि एक तरह से सारे व्यक्ति पैदा हों, जरूरी नहीं कि सारे गोरे पैदा हों, जरूरी नहीं है कि सारे हष्ट पुष्ट पैदा हों। ये क्योंकि ये जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके हाथ में नहीं है। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार, यानी कि उसके माता पिता से कितनी धन संपत्ति मिली, अन्य चीजें मिलेंगी या उनके अपने हाथ में नहीं है। यानी कि दूसरी चीज है, पहला शारीरिक, दूसरी है सामाजिक उत्तराधिकार। मान लीजिए एक अंबानी का बेटा है और एक गांव के स्वीपर का बेटा है, एक जमींदार का बेटा है, एक गांव के स्वीपर का बेटा है। तो निश्चित तौर पर जो जमींदार का बेटा है उसे मालूम नहीं कि हम जमींदार के घर में जन्म ले रहे हैं या किसी स्वीपर के घर में जन्म ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसको संपत्ति ज्यादा मिलेगी। तो भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि सामाजिक उत्तराधिकार में भी लोग ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनमें भी समानता नहीं की जा सकती। अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मनुष्य के प्रयत्न। मनुष्य के प्रयत्न कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मनुष्य के प्रयत्न एक ऐसी चीज है जिससे कि व्यक्ति बहुत ऊपर तक जा सकता है और व्यक्ति बहुत ऊपर से बहुत नीचे तक गिर सकता है। अगर व्यक्ति प्रयत्न ज्यादा करेगा तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, और प्रयत्न नहीं करेगा तो बहुत नीचे तक गिर भी सकता है। आगे कहते हैं, लेकिन इन तीन विशेषताओं के आधार पर समाज में उनके साथ असमान व्यवहार तो नहीं किया जा सकता है। अब ये जो तीन विशेषताएं हैं, तो समाज, हमारा जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, उसमें ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है कि व्यक्ति को इसके आधार पर उससे असमान व्यवहार किया जाए, उसके अंदर उसके साथ समानता नहीं रखी जाए, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। आगे कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक, वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। सीधी सी बात मैंने बता दिया, ये दो पॉइंट है, ये व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। इसीलिए इस आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति सम्मान व्यवहार रखना चाहिए। अब देखिए, ये तीन चीज, जाति, धर्म और संप्रदाय, नहीं सोचना चाहिए वो व्यक्ति किस जाति से है, वो व्यक्ति किस धर्म से, वो व्यक्ति किस संप्रदाय से है। हमें सिर्फ इस बात को समझना चाहिए कि ये मानव है। मानव ही अपने आप में जाति है, मानव ही अपने आप में धर्म है, और मानव ही अपने आप में एक संप्रदाय भी है। आगे कहते हैं, समाज में सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, असंभव होते हुए ये सत्य है। भीमराव अम्बेडकर साहब कहते हैं, मैं जानता हूं कि समाज में सभी को बराबर अधिकार मिले, यह संभव है, बावजूद इसके ये सत्य है और होना चाहिए। आगे कहते हैं, लेखक कहते हैं कि उत्तम व्यवहार की हक की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चित ही आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया है और उन्हें, जिन्हें विरासत में अथाह धन संपत्ति, व्यवसाय का प्रतिष्ठा मिली है। अगर हम सिर्फ पूर्ण सुविधा संपन्नों की पूर्व यहाँ कर लीजिए, पूर्व यानी कि पहले से ही सुविधा संपन्न जो लोग हैं उनके साथ उत्तम व्यवहार करें या उन्हें ही उत्तम व्यवहार का हकदार माने, तो हमारा यह निर्णय पक्षपाती होगा। हमें हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार देने चाहिए। यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देने जैसा होगा। इसीलिए कभी भी शारीरिक, वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम योगदान प्राप्त करना है तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और सभी के साथ एक समान व्यवहार करना होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। लेखक कहते हैं कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें हर व्यक्ति को समान अधिकार देने की आवश्यकता है, समान अवसर देने की आवश्यकता है, तभी इस देश का, इस समाज का वास्तव में डेवलपमेंट हो पाएगा। आगे कहते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का प्रयत्न कम हो सकता है और किसी का ज्यादा, लेकिन कम से कम हमें सभी को समान प्रयत्न करने का अवसर उपलब्ध तो कराना चाहिए।
लेखक कहते हैं कि मैं मानता हूं किसी का अवसर कोई कम प्रयत्न कर सकता है, कोई ज्यादा प्रयत्न कर सकता है, लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों को समान अवसर प्रदान कराएं। माफ करिएगा, कुछ आउटसाइड की अगर आवाजें आपको सुनाई देती हैं इसमें, तो उसको इग्नोर करके आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि दिस इज अ विलेजर एंड रूरल एरिया और बहुत सारी आवाज़ आ सकती हैं, चिड़ियों की भी आवाज़ आ सकती हैं। तो चिड़ियों की आवाज़ तो खैर अच्छी लगती हैं। आगे चैप्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को दो श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। व्यावहारिक सिद्धांत यही है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। ये पॉइंट ये कहना चाहते हैं, भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि अगर हम मानवता की दृष्टि से देखें तो समाज को दो श्रेणियां यानी कि ऊंचा और नीचा हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत तो यही कहता है कि हम लोगों को समान अवसर प्रदान करें, समान अवसर ही मिलनी चाहिए। जैसे राजनीतिक, अब एक एग्जाम्पल दिया पॉलिटिशियंस का, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं वे। राजनेता इसी धारणा को लेकर चलता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तभी उसकी राजनीति फलती फूलती है। ये चुनाव से पहले की बात बोल रहे हैं गांधी जी, अम्बेडकर जी, कि कोई राजनेता जाता तो ये नहीं कहता कि सवर्ण व्यक्ति या फिर दलित व्यक्ति, वो सभी को कहता भाइयों बहनों, और सभी से हाथ मिलाता, सभी के चरण स्पर्श करता, तभी उसको वोट मिलता है। अन्यथा अगर वो कहेगा दलितों का मैं हूँ, मैं सवर्णों का हूँ, तो उसको सवर्ण का ही वोट मिलेगा, उसको दलित का ही वोट मिलेगा, राजनेता हार जाएगा। राजनेता सभी को बराबर लेके चलता है, इसका एग्जाम्पल दिया है। हालांकि समानता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को तभी सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग अपनाना पड़ता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उनके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। समझ आया? तो हम कह सकते हैं कि लेखक ने कहा है कि हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है। हमें हमारा समाज तब एक आदर्श समाज बनेगा जब यहाँ पर समानता होगी, जब यहाँ पर बंधुत्व की भावना होगी, जब यहाँ पर अपने भाईचारे की बात करेंगे, जब यहाँ पर लोग ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जब यहाँ पर लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की एक क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम होगा, एक स्वतंत्रता होगा, तब यहाँ पर हम एक्चुअल डेवलपमेंट दे सकते हैं, तब हम अपने समाज को आदर्श समाज कह सकते हैं, और तभी हम अपने आप को लोकतंत्र कह सकते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और इसी प्रकार सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए। कुछ चैप्टर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसके अलावा सारे के सारे हिंदी के चैप्टर बहुत अच्छे से हमने अपलोड कर रखे, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू।